साजिद की मां परवीन हमारे घर काम करती थी। इन दिनों में तीसरी जमात में पढ़ती थी जब वालिदा के कहने पर परवीन ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल कराया। गिनती सीखने वो मेरे ताया के पास जाता। इस तरह इसको दूसरी क्लास में दाखिला मिल गया। साजिद ज़हीन लड़का था। उसने ताया से 6 माह पढ़ा तो दूसरी जमात पास कर ली। अब वो तीसरी और मैं चौथी जमात में थी। इसको पढ़ने का शौक था। तीसरी क्लास भी इसने 6 माह में कोर कर ली, यूं चौथी में वो मेरा हम जमात हो गया। साजिद मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था। स्कूल में मुझको इसके साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। इसके वालिदैन हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तभी हम इकट्ठे स्कूल जाते। शाम को वो किताबें ले आता। इसकी माँ हमारे घर का काम करती रहती और हम मिलकर सबक याद करते। उम्र में बड़ा होने की वजह से इसको सबक की जल्द समझ आ जाती थी। इन दिनों हम दोनों भैया से पढ़ते थे। शाबाश उसी को मलती। तब अम्मू कहती, साजिद तुम सारा को सबक याद करवा दिया करो। भाई ने मैट्रिक पास कर लिया तो वो मजीद आगे पढ़ने की खातिर शहर चले गए, मगर अब भी मैं और साजिद उनके कमरे में बैठकर पढ़ते थे। इन दिनों मेरी उम्र 9 साल के करीब होगी। इतनी मासूम थी कि दानिया की बातों का कोई इल्म ना रखती थी। साजिद 13-14 बरस का था। चूंकि वो हमारे घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था, तभी मेरी वालिदा उसको अपने बच्चों जैसा समझती थीं और इससे कहती थी, साजिद स्कूल में तुम सारा का ख्याल रखा करो, ये छूटी है, इसको दूसरे बच्चे तंग करते हैं। इन दिनों हमारे गांव में 2 ही स्कूल थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। दोनों में लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। जब हमने 5वीं पास कर ली तो सेकेंडरी स्कूल भी साथ जाने लगे। वक्त तेजी से गुजरता गया। 7वीं में हम सियाने हो गए थे। अब जब हम तन्हा होते साजिद मुझसे कुछ दूसरी तरह की बातें करता। उन बातों की वजह से मैं परेशान हो जाती। ताहम उन बातों का जिक्र किसी से ना करती, चूंकि वो कहता था कि किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी उम्मी तुम्हें स्कूल से उठा लेंगी। मेरा किया है, मैं तो अपने चचा के गांव भाग जाऊंगा। ये दूसरी किस्म की बातें प्यार व मोहब्बत और शादी से मुतल्लिक होती थीं। मैं साजिद के हमरा तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी और उसको एक नायगाय समझती थी। नहीं चाहती थी कि वो मुझको छोड़कर कहीं चला जाए, इसलिए इसकी ओट पिटंग बातों को बर्दाश्त कर लिया करती थी। आपा के बेटे की पैदाइश पर वो हमारे यहाँ आ गई थी। नन्हे के जन्म की खुशी में रुत जग्गा हुआ तो उम्मी ने साजिद को रोक लिया, क्योंकि मेहमानों की आमद से काम बढ़ गया था। उसको काम में हाथ बटाने उम्मी ने बुलाया था। ये महफिल रात देर तक जारी रही। फिर सभी थक गए। इसको कहा कि तुम यहीं मेहमानों के साथ वाले खाली कमरे में सो जाओ। ये भैया का कमरा था जो खाली पड़ा था। इस रात में और साजिद जागते रहे। हमने भैया के कमरे में बैठकर खूब सारी बातें की, क्योंकि मेरी नींद अलिफाचट गई थी और इसको भी नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों मुझको कभी भी ये एहसास न होता कि ये हमारी मुलाजमा का लड़का है। मेरा इसका कोई मील नहीं है। हालांकि हमारा जमींदार घराना था और मुलाजिमों से बहुत फासिला रखा जाता था, लेकिन साजिद की बात अलग थी। जब इसका जन्म हुआ, इन दिनों भी उसकी माँ हमारे सर्वेंट क्वार्टर में मुकीम थी और ये हमारे जद्दी पुश्ती खिदमतगार थे। अभी मेरी पैदाइश न हुई थी और वो दाविदे पीता बच्चा था। तब उसकी माँ उसको साथ लाई और हमारे घर कपड़े के झूले में लिटा देती। हमारे घर पला बढ़ा था। वालिदा इससे प्यार करती थीं और अपने बच्चों जैसा जानती थीं। रुत जगह वाली शब जब हम दोनों ने भैया की कमरे बताई तो इस शब पहली बार कम उम्री के बावजूद में मोहब्बत के जज्बे से आशना हुई और नून गुन्ना ने मुझसे वो बातें कहीं जो जिंदगी में यादगार बन जाती हैं। और फटने तक हम जागते रहे थे। फिर मैं वहां से अलिफाटे कर अपने कमरे में आ गई थी। उन्हीं दिनों मुझको अपनी खूबसूरती और दिलकशी का शिद्दत से एहसास हुआ। साजिद बारी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं साजिद से दिलचस्पी जरूर रखती थी, मगर मोहब्बत मुझको इससे ना थी। जब जरा गौर करती वो बराबर का ना लगता। ताहम उसका साथ मेरे लिए राहत का बाइस था, क्योंकि इसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करती थी। दरअसल मैं साजिद को नहीं, उसकी बातों को पसंद करती थी। वो अक्सर मेरी तारीफ करता और मैं खुशी महसूस करती। हमारा ताल्लुक रूहानी नहीं बल्कि जज्बाती था। ऐसी जज्बातियत जो तगय्युर पजीर होती है, पायदार नहीं। साथ वाले गांव में किसी का इंतकाल हो गया।
ये हमारे रिश्तेदार थे। घर वाले वहां चले गए। मुझको बुखार था, लिहाजा उम्मी साजिद की मां परवीन को मेरे पास छोड़ गई। रात को परवीन तो सो गई, लेकिन साजिद को नींद ना आई। वो मेरे पलंग की पट्टी लगा बैठा था। रात के 12 बजे थे। मुझे तेज बुखार था और साजिद मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। उसने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था। नहीं मालूम कि दूल्हा भाई कब और कैसे घर में आ गए। वो ये नज़ारा देखकर आग बगूला हो गए। उन्होंने साजिद को जूते लगाए, परवीन को अलिफाटे अलिफ, इसको भी खूब बुरा भला कहा। साजिद तो उसी वक्त सर्वेंट क्वार्टर चला गया। सुबह न जाने क्या आपा के शौहर ने परवीन से कहा कि इसने साजिद को उसके चचा के गांव भिजवा दिया। हैरत की बात यह कि इस वाक़ये का जिक्र ना तो परवीन ने उम्मी जान से किया और ना ही दूल्हा भाई ने। मगर परवीन को ये धमकी जरूर दी कि अगर अब मैंने तुम्हारे लड़के को उधर देख लिया तो उसकी गर्दन कटवा दूंगा। अपनी गफलत के सबब वो बेचारी तो एक गिरां बोझ तले दबी सिसकती रही, लेकिन इसने उम्मी के सामने जबान न खोली। मेरा ख्याल था कि दूल्हा भाई इस वाक़ये का जिक्र जरूर मेरे वालिदैन या आपा से करेंगे और मुझे भी मार पड़ेगी। इसी खौफ को दिल में दबाकर मैं या मुई हुई जाती थी। काफी दिन गुजर गए, मेरे बहनोई ने किसी से बारे कुछ न कहा तो मैं सोचने लगी मेरे बहनोई आ तो बहुत अजीम इंसान हैं कि मुझको वालिदैन की नज़रों से नहीं गिराना चाहते, या फिर उन्होंने परवीन पर एहसान किया है क्योंकि वो हमारे जद्दी पुश्ती मुलाजमीन के ख़ानदान से थी, शायद कि वो उसकी बेतौकीरी नहीं चाहते थे। मेरा ख्याल गलत निकला। उन्हें ना तो परवीन से हमदर्दी थी और ना मुझसे। उन्होंने मुझको मेरे इस नाकर्दा जुर्म की सज़ा खुद देने की ठान ली थी, ऐसी सज़ा कि इसके बदले अगर मुझे मौत अपनी आगोश में ले लेती तो अच्छा था, बल्कि अब जब मौका मिलता इस राज को आड़ बनाकर मुझसे नज़दीक आ जाते, धमकी देते कि सारे ज़माने में रुसवा कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। खौफ से मुझ पर लर्जा तारी हो जाता। इतनी हिम्मत भी ना थी कि उनसे पूछती आखिर मैंने क्या खता की है। मैं तो बुखार में बेसादे पड़ी थी। साजिद को मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां ही रखते देखा था अपने। ऐसी वैसी कोई दूसरी हरकत तो हमसे सरजद न हुई थी कि अब हमको गुनाहगार ठहराएं। मगर उनके आगे मेरी जबान गुम हो जाती, ठंडे पसीने आने लगते और आंखों की पुतलियां खौफ से फैल जाती। मैं सहम जाती, अंदर ही अंदर घटती रहती, और ये ऐसी बात थी कि किसी से कह भी ना सकती थी। मुझ पर उनका ऐसा रोब और खौफ था कि जैसे वो इज़राइल हों। वो एक लहीम शहीम कवी कामत आदमी थे कि तन्हाई में उनको देखने से मेरी राव फना होने लगती थी। दिल से चाहती थी कि इस अजाब से जान छूट जाए। सोचती रहती कैसे अमू से कहूं या बाजी को बताओ है। ये सोचते सोचते सुबह हो जाती, मगर किसी को ना बता सकती। इस वक्त कम सुनी के सबब खौफ ज्यादा था और अक्ल कम थी, इखलाकी हिम्मत ना थी मुझ में। फिर मैंने हालात से समझौता कर लिया और हथियार डाल दिए ताकि वो मुझको खौफजदा करना बंद कर दें। वो जो कहते मान लेती, यानी वो जिस कदर भी सताते में आंसू पूछकर सह लेती। मुसीबत तो ये थी कि वो हमारे हम दीवार थे। आपा का घर हमारे बराबर था, लिहाजा उनका हमारे घर आना जाना लगा ही रहता था। आपा अपने नन्हे मानवे की पैदाइश पर हर जबरदस्ती बाह से पकड़कर अपने घर ले जाती और वहां जब मौका मिलता तन्हाई में उनके शौहर मेरी बाहें पकड़ लेते। तब दिल से यही बद्दुआ निकलती, आलिले मेरे बहनोई को मौत आ जाए, मैं ही मर जाऊं ताकि इस अजाब से तो नजात मिले। जब भी आया अस्पताल होती और अम्मा उनके पास में ही उनके बच्चों को संभालती और दूल्हा भाई मुझे। जुल्म व ज़ियादती की एक हद होती है, आखिर तो उसका समर मिलकर रहता है, मगर इस मरहला पर भी किस्मत ने उन्हीं का साथ दिया। इससे पहले मैं बदनामी की हौलनाक गहराई में गिर जाती, उन्होंने मसले का हल निकाल लिया। मेरे वालिदैन की मिन्नत समाजत करके मेरा रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया और झटपट मेरी शादी की तारीख भी रख ली। यूं बंदर की बिला तवीले के सर हुई। मेरे लिए तो इस शादी पर राजी हो जाने के सिवा कोई चारा था ही नहीं कि उन दिनों इतनी परेशान थी कि मुझ पर मेरी एक एक सांस सदियों जैसी भारी हो गई थी। शादी हो गई, लम्हे भर को साके का सांस लिया कि ये शादी ना होती तो माँ, बाप, बहन और जमाने को किया मुंह दिखाती। ताहम ज़मीर की तेज छुरी से हर वक्त कलेजा कटता रहता था। एक माह के अंदर अंदर दूल्हा भाई ने मुझे और मेरे शौहर माजिद को दुबई भिजवा दिया, जहां माजिद को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई क्योंकि वो इंजीनियर थे। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और रहाइश कंपनी की तरफ से मिली थी।
یہ بھی میرے بہنوئی کی سوچی سمجھی اسکیم ہی تھی کہ ساری قیامتیں انہوں نے اب مجھے سے اپنے اور میرے سر سے ٹال کر اپنے چھوٹے بھائی کے سر ڈال دی تھی۔ شدید نفرت محسوس ہوتی، سوچتی یہ کیسا بے ضمیر انسان ہے کہ جس کو چھوٹے بھائی کا بھی پاس نہیں ہے، کس قدر گرا ہوا ہے یہ کہ اپنے ہی بھائی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا۔ ایک روز ماجد نے کہا، سارا مجھ کو کمپنی کی طرف سے امریکہ جانے کا موقع مل رہا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد میں نے واپس جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی یاد آتے، فون پر بات کر لیتی، لیکن جب بھی ماجد کہتے کہ پاکستان چلو میں انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتے تمہارا دل کتنا سخت ہے، مجھے تو بڑے بھائی بہت یاد آتے ہیں، وہ میرے لیے باپ کی جگہ ہے، خود مل آئیے، میں نہ جاؤں گی۔ ان کو کیا بتاتی کہ جس انسان کو تم اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہو وہ انسان کہلانے لائق ہی نہیں ہے۔ ماجد وطن نہ جانے کی وجہ پوچھتے، جی چاہتا کہ اپنے جیون ساتھی کو سب کچھ سچ سچ بتا کر ضمیر کا بوجھ آتار پھینکوں۔ گھر الفاجرتا ہے تو الفاجر جائے، مگر میرے سچے ساتھی پر اپنے پیارے بھائی کا بھرم تو کھل جائے گا کہ جس کے آگے وہ سجدہ کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر پھر خود کو روک لیتی، اس وجہ سے کہ وہ پرسکون ہیں، مجھ سے خوش ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا گھر میری نہ سہی ان کی تو جنت ہے، کیوں اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر ڈالو؟ اپنے بے قصور شوہر کو کس بات کی سزا دوں کہ عمر بھر کے لیے ان کا چین اور سکون لٹ جائے، ان کا دل ویران نہ ہو جائے؟ وہ اتنے مثالی شوہر ہیں کہ ایسا اچھا انسان چراغ لے کر ڈھونڈوں تو نہ ملے۔ ان کو مجھ سے بہت پیار ہے، مجھ کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ اگر ماضی کا یہ اقدار کہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی۔ جب وہ روز صبح میری پیشانی اور میرے ہاتھ چومتے ہیں تو میں تعصب سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ ضمیر کی خلش میری ہر خوشی کو زخمی کر ڈالتی ہے۔ خود کو ان کی گناہگار سمجھتی ہوں، جیسے کہ میں ان کی چور ہوں اور انہی کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ شاید روح و ذہن کا یہ عذاب میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ اپنے خاوند کا خود سے والہانہ پیار دیکھ کر کبھی تو جی کرتا ہے کہ چیخ کر کہہ دوں، میرے محسن مجھ سے ایسا پیار نہ کرو کہ میں تمہارے پیار کے قابل نہیں ہوں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں مگر پھر بھی قصوروار ہوں۔ جب طاقتور دشمن وار کرے کمزور کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ کاش میں پہلے دن ہی اپنی ماں آپا کو ان کے شوہر کے کرتوت بتا دیتی تو شاید روح کے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔